तो काशी, कश्मकश और कंफ्यूजन। जी हाँ, काशी में इस वक्त कश्मकश का दौर जारी है दोनों ही तरफ से। और जब दोनों ही तरफ की बात होती है तो बात एनडीए की होती है और इंडिया गठबंधन की होती है। और जब बात दोनों ही दलों की है तो फिर चर्चा भी होनी चाहिए। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर एसके दुबे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रतन तिवारी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता हैं, युवा आवाज है, खुलकर बोलते हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, उनके बारे में फिर से कहूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका रतन भाई। चर्चा शुरू करें। डॉक्टर अविरल मलिक, आपसे पहले सबसे पहला सवाल ये दरअसल ये है कि दरअसल लड़ाई तो पूरे पूर्वांचल की, और चूंकि आखिरी चरण है तो जोर भी आप पूरा लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि हर पार्टी और हर दल लगा रहा है। ये जो काशी के अंदर 90% भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, महामंत्री जो पार्टी के हैं, इससे यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है, इस बार कोई डर है क्या मन में? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, सबको नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का रथ आगे बढ़ रहा है वो भी सबको दिख रहा है। जो हमने विकास कार्य किए हैं, जो हमने गांव गरीब के लिए कार्य किया है, देश हित में कार्य किया है, वो सबको नजर आ रहा है। इस बात को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और हमारा विकास है, एक और हमारी उपलब्धियां हैं, दूसरी ओर 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े, अविरल भाई, ठीक है। 2019 में लड़े, जीते। 24 में फिर से मैदान में है। जाहिर सी बात है, जीत की फिर कोशिश है और हैट्रिक की कोशिश है। और इसके लिए तमाम टीम, जैसा कि मैंने कहा, 90% बीजेपी मौजूद है वाराणसी के अंदर, और सिर्फ वाराणसी के अंदर। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि, और जनता का भी सवाल है और विपक्ष भी पूछ रहा है, कि डॉक्टर अविरल मलिक जो हैं वो ये बता दें कि 2014 से 2024 के बीच में काशी में कोई 5 ऐसे बड़े काम जो इससे पहले नहीं किए किसी ने। जी बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं, मैं इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। देखिए, जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं वो सही से आज के समय में हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, गांव गरीब तक पहुंच रही हैं, सबका वो विकास सब हो रहा जगह है, पहुंच रही है सर, सबके विकास के साथ। उज्ज्वला के तहत सबको फायदा मिल रहा है। आपकी योजनाएं जो है वो घर घर पहुंच रही हैं, जैसा कि आपका कहना है। मेरा कहने का मतलब है कि सीट प्रधानमंत्री की है, तो काशी के लिए 5 कौन से बड़े काम हैं जो सिर्फ काशी के लिए हुए हो? जी बिल्कुल। देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, जिस प्रकार से सड़कों का विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल पूरे देश में हुआ सर। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से सड़कों का विकास वहां हुआ है, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। हेल्थ सेक्टर की काशी पर आइए सर, एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर लीजिए, उसके साथ साथ जिस तरीके से काशी पर आइए सर। नहीं, देखिए, मैं बता देता हूं आपको, 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए। जिस प्रकार से हमने, हाँ, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात काशी की कर रहा हूं सर। नहीं, काशी के हर व्यक्ति को जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ 5 बड़े काम, चाहे वो स्वच्छता अभियान की बात हो, चाहे वो जनधन योजना की बात हो, चाहे वो उज्ज्वला की बात हो, चाहे वो मुद्रा नहीं है योजना आपके की बात पास, हो, ठीक है, चाहे सौभाग्य ओके योजना की बात हो। ओके, नहीं है वो 5 काम गिनाने के लिए। देखिए, जो आप सड़कों बातें का कर रहे हैं विकास पूरे हुआ है, देश की है हाईवे सर। स्मार्ट इस तरीके से बने हैं, ये और सभी उसके साथ योजनाएं साथ पूरे देश को हॉस्पिटल्स मिल बने रही हैं लाभ। विकास सबको दिख रहा है। बिल्कुल सर, बात सिर्फ काशी की हो रही थी इसलिए मैंने पूछ दिया। खैर, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें मेरी आपकी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। मैंने सवाल किया, आपने जवाब दिया। रतन भाई, मैं बड़ा, चूंकि जब काशी की बात होती है और जब इंडिया गठबंधन चूंकि पूरे जो दमखम के साथ मैदान में है, और काशी पर पूरा जोर इंडिया गठबंधन का भी है, और जाहिर सी बात है होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी टक्कर आपको वहीं पर देनी है और आपको एक मिसाल पेश करनी है इंडिया गठबंधन की ताकत की। लेकिन मैं सर ये जानना चाह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी, पूरा सवाल रतन भाई समझिएगा, कि अगर राहुल गांधी अमेठी से हारते हैं, उसके बाद वो वायनाड चले जाते हैं, वायनाड के साथ साथ वो जब वापसी करते हैं तो अमेठी ना जाके रायबरेली आ जाते हैं। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और ये कांग्रेस की पूरी रणनीति है।
लेकिन ये रणनीति जो है वो वाराणसी में क्यों फेल हो जाती है कि 2014 में अजय राय लड़ते हैं, हार जाते हैं, 19 में लड़ते हैं, हार जाते हैं, और 24 में तीसरी बार फिर से आप बीजेपी को मौका दे रहे हैं फ्रंट फुट पर खेलने का, ये तीसरी बार फिर से मैदान में। देखिए जितेश जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, दोनों मित्रों को नमस्कार करता हूं। नमस्कार। देखिए, ये हमारी रणनीति का एक हिस्सा है और अजय राय जी का नामांकन आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी का भी नामांकन देखा होगा। जो सत्ता के सिंहासन में बैठा हो, जो सबसे बड़ी महाशक्ति का राजा हो, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई प्रदेशों के कैबिनेट मंत्री, खुद उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, पूरी महाशक्ति लगी हुई थी उस नामांकन और रोड शो में। और दूसरी तरफ अजय राय, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया था कि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, और निश्चित तौर पे बाहर से कोई व्यक्ति नहीं गया था, कोई भी नेता नहीं गया होता। टोटल बनारस के लोग गए थे और बनारस के लोगों ने ये शक्ति दिखाई कि 6 किलोमीटर तक रोड जाम था। तो अजय राय बनारस के हैं और बनारस के दिल में बसते हैं, और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ती। वोट क्यों नहीं पाते हैं फिर? मैं वही आ रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री को अपने काम पे भरोसा है, प्रधानमंत्री को अपनी गारंटी पे भरोसा है, तो पूरे के पूरे 12 मुख्यमंत्रियों को लगा दिए, पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल लगा हुआ है। इसी चीज में तो देखिए फिर मेरे मन में सवाल ही उठ जाता है कि एक तरफ जब केएल शर्मा नामांकन करते हैं अमेठी से, तो सर प्रियंका गांधी जाती हैं, एक छोटा सा रोड शो करके आ जाती हैं, और रायबरेली से जब राहुल गांधी रोड शो करते हैं तो चार्टर्ड प्लेन वहां पर उतरते हैं। कौन कौन नहीं पहुंचता है सर? देखिए समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस बात पर तो चर्चा हुई होगी। डॉक्टर एस के दुबे चूंकि आप सहयोगी हैं इनके, तो आपने भी इस बात को कभी रखते नहीं है क्या कि आपको अब वाराणसी अगर जीतना है तो कम से कम प्रत्याशी पर ध्यान तो दीजिए। 14-19 एक प्रत्याशी हार चुका है और 24 में आप फिर से मौका दे रहे हैं उसी व्यक्ति को, तो ये कहा जाएगा ना कि दरअसल ये तो सेटिंग है कि ये फ्रंट फुट पर खेलने दीजिए भाई, एक सीट छोड़ दीजिए, इनको जीतने दीजिए। आप लोग आपस में चर्चा भी तो की होगी कि वाराणसी से इस बार ऐसा नहीं, इस बार इस प्रत्याशी को उतारते कम से कम जीते तो। दुबे जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपका फोन म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब बोलिए सर। सर आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज की दिक्कत आ रही है, ठीक करवाते हैं उसको, दोबारा आपके पास आते हैं और इसी विषय पर आते हैं, चूंकि आज की चर्चा काशी पर ही है। अविरल जी, कितना भरोसा है और कितना कॉन्फिडेंस है कि काशी के जरिए जो आखिरी चरण में जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, इन पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और वापसी करेगी, और किस ब्याज पर करेगी? बिल्कुल, देखिए अब की बार 400 पार जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है तो 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये सबको नजर आ रहा है। रतन जी भी इस बात को भलीभांति जानते हैं। उसके साथ साथ इस प्रकार से हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे कार्य हैं, वो सबको दिख रहे हैं, और रतन जी हम मुस्कुरा ही रहे हैं, तो इन्हें बता देना चाहिए नेशनल हेराल्ड के विषय में, भ्रष्टाचार के विषय में, घोटालों के विषय में, कश्मीरी पंडितों के विषय में मत जाइए सर, फंस जाएंगे आप। उस टॉपिक पर गए तो फंस जाएंगे। आता हूं रतन भाई, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन चूंकि डॉक्टर एस के दुबे हमारे साथ जुड़ गए। आवाज आ रही है सर दुबे जी? देखिए मेरा आ रहा हूं अविरल जी, आ रहा हूं, रुक जाइए ना, सभी को मौका दीजिए। सब भ्रष्टाचार पर देखिए बात अभी मत करिए, अभी आएंगे, उस पर आएंगे तो फंस जाएंगे। दुबे जी, आपने सवाल सुन लिया होगा सर मेरा, अब जवाब दे दीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है हम तक। सवाल दोबारा करिए आप। मैं सवाल सर ये कर रहा था कि चूंकि रतन भाई से मेरी शिकायत ये थी कि आप बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने का मौका क्यों दे देते हैं वाराणसी से? 14 में जब अजय राय हार गए, 19 में फिर हार गए, 24 में फिर से मैदान में उतार दिया, और आप चूंकि सहयोगी है तो कुछ राय मशवरा भी तो होता होगा ना आपस में। मैं अभी इसको हम इस हिसाब से कहेंगे कि देखिए, मेरे लिए सिर्फ वाराणसी ही हॉट सीट नहीं है, मेरे लिए 80 की 80 मेरे लिए हॉट सीट है, और 80 की 80 के लिए मुझे काम करना और हमें जीतने की हमारी जो है वो प्रयत्नशील है हम कि हम 80 की 80 सीटें जीते। इसलिए
और रहा बात ये कि एक हॉट सीट पर या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री जी हो, अच्छा देखिए, कोई भी हो, अच्छा देखिए, अच्छा दुबे जी एक सेकंड सर, आप सुनिए सर प्लीज आप समझिए मेरा तरीका ही, मतलब मैं कह रहा हूं जैसे डिम्पल यादव थी, कन्नौज से चुनाव लड़ी थी, हार गई थी, उसके बाद मैनपुरी आ गई सर, बदला ना, अब की बार अखिलेश यादव गए ना, क्यों? इसलिए गए क्योंकि वो हार गई। नहीं है, मैनपुरी आ नहीं गई, नहीं मैनपुरी आ नहीं गई, बाई इलेक्शन में आई। अरे मैं वही तो कह रहा हूं सर, उसके पहले कन्नौज हारी थी ना। लेकिन ऐसा नहीं, अगर 5 साल बाद वो चुनाव होता तो वहीं से लड़ती। अरे तो अब की बार फिर लड़वा देते, नहीं ना सर, रणनीति होती है ना किसी चीज की, मेरा कहने का मतलब ये है। ऐसे कैसे, जब बाई इलेक्शन में हमें जहां से अपॉर्चुनिटी मिली तो डेफिनेटली हम वहीं से जाएंगे फिर। तो काशी में ही फॉर्मूला क्यों नहीं फिट होता है सर? नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कन्नौज से लड़े तो वो कन्नौज से लड़े, हाँ, तो इसमें कौन सी बात है? अरे सर अजय राय जी हार पर मंथन भी तो होता होगा ना। में लड़े हारे, 19 में लड़े हारे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि राजनीति से वो संन्यास ले लेंगे। अरे संन्यास नहीं ले लेंगे सर, लेकिन आप तो ये कोशिश करेंगे ना कि कम से कम इस पर मंथन हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है और कुछ नहीं है सर। मंथन किस रतन लिए? भाई, वो वहाँ के, वो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हाँ, वहाँ के अच्छी लोकल बात है लीडर सर, हैं, तो हाँ, उनका पहला हक है कि देखिए वो वहाँ से रणनीति लड़ें। के हिसाब से ही नरेश उत्तम पटेल को हटाकर चुनाव लड़वाया गया ना सर, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट नजर आए इसीलिए। हालांकि आपको अजय राय जिताऊ कैंडिडेट नजर आ रहे होंगे, इसीलिए आपने लड़वाया, लेकिन मेरा कहने का मतलब था कि फिर से मौका क्यों, 2 बार, तीसरी बार, दूसरी बार, कब तक? रतन भाई अब आप जवाब दीजिए अबरल जी की बात का, जब आप इशारा कर रहे थे मैंने आपको रोक दिया था। देखिए अजितेश जी, आदरणीय अजय राय कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, भाजपा के विधायक रहे हैं, निर्दलीय विधायक रहे हैं, लंबा उनका सफर रहा है और बनारस के नब्ज को और बनारस को समझते हैं। और निश्चित तौर पे इस बार प्रधानमंत्री को हरा के उन्हें गुजरात भेजेंगे, अजय राय भेजेंगे, इसके लिए हम लोगों ने उतारा है। और भ्रष्टाचार की बात हमारे अविरल मलिक जी कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात करते हैं। जब भ्रष्टाचार और परिवारवाद पे बात करते हैं तो बड़ा मजा आता है। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो ये एनसीपी के अजीत पवार का नाम मेरे दिमाग में घूमने लगता है बार बार। और वो 70,000 करोड़ की बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी वो भी मेरे दिमाग में घूमने लगता है कि वो जब भ्रष्टाचारी थे तो उन्हें ईमानदार का प्रमाण पत्र किसने दे दिया। उसके बाद छगन भुजबल भी घूमते हैं, धनंजय मुंडे भी घूमते हैं, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए, ये इस बात को स्पष्ट करें कि इनके लिए गांधी परिवार सर्वोपरि है या राष्ट्र सर्वोपरि है, नंबर 1। उसके साथ हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। गांधी परिवार का नाम तो आप लोग लेते हैं बार बार। नहीं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, परिवारवाद के विषय में आपने बात की है तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। गांधी परिवार का ही राज है कांग्रेस के ऊपर, इस विषय को भी इन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और गांधी परिवार इस देश की बहुत मजबूत आवाज है। उन्होंने अपने परिवार को खोया है, हमने कुर्बानी दी है। अगर कुर्बानी कोई दिया है तो गांधी परिवार के सदस्यों ने कुर्बानी दी है। और जहां तक बात है उपलब्धियों की, तो हमारी उपलब्धियां सबको नजर आ रही हैं, जबकि आपके जो घोटाले हैं वो भी सबको दिख रहे हैं। चारा घोटाले के विषय में आप कुछ बोल दीजिए, इमरजेंसी के हम तो कह रहे हैं ना ये, अरे भैया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो चंदा घोटाला है वो चंदा घोटाले पे भी बात होगी। 20 कंपनियों से जो आप लोगों ने पैसा लिया है वो भी बात होगी। पाकिस्तान से जो चंदा लिया है उसकी बात होगी। नमामि गंगे हम चलाते हैं, एक और हमारी उपलब्धियां हैं। अरे आज भी गंगा की बात कर रहे हैं, नहीं हुई है। भारत की हम बात अजय कर रहे राय जी हैं, कल दिखा रहे थे, पर नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना अविरल जी, मैंने कहा था, उस विषय पर मैंने कहा था ना कि काशी पर ही रहिए, लेकिन आप भ्रष्टाचार पर चले गए। और देखिए अरविंद केजरीवाल एक तरफ, हेमंत सोरेन एक तरफ, और अजीत पवार एक तरफ, प्रफुल्ल पटेल एक तरफ, और बाकी तो सर लिस्ट बहुत लंबी है। अभी अगर गिनाने बैठेंगे चर्चा का चूंकि समय बहुत कम होता है, इसीलिए मैं भ्रष्टाचार पर नहीं जा रहा था सर। नहीं, मेरे पास हेमंत विश्व शर्मा सर हेमंत विश्व शर्मा आपको याद होंगे, आप ही के मुख्यमंत्री हैं सर, है ना सर, है ना? बोलना चाहिए, 2G के विषय में बोलना चाहिए, नहीं सर, कॉमनवेल्थ के विषय में बिल्कुल बोलना चाहिए, लेकिन सर बड़ी दो तरफा बात हो जाएगी ना, आपको भी तो बोलना पड़ेगा।
और आप बोलेंगे कि दरअसल अभी तो चल रहा है, लेकिन उनको अरविंद केजरीवाल को अगर और हेमंत सोरेन को ये वाली ट्रिक अगर आप बता देते कि ऐसा हो सकता है कि आप इधर आ जाओ तो बच जाओगे, तो शायद वो भी अब बाहरी होते। सर खैर छोड़िए इस विषय पे, कहां चर्चा में पड़ गए मतलब में। एक सवाल है रतन भाई दुबे जी आप दोनों लोगों से, और ये कहते हैं वॉशिंग मशीन, तो हाँ तो सर वही वाली वॉशिंग मशीन, हाँ छोड़िए उसको सर, छोड़िए वो कहाँ उस विषय मत पड़ा करिए सर, बहुत चर्चा लंबी खिंच जाती है। तिवारी जी दुबे जी मेरा एक सवाल था, हालांकि चर्चा से हटकर है, और प्लीज आज आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं ये सवाल करूंगा तो ये मत कहिएगा कि ये बीजेपी वाला सवाल है, प्लीज। आप लोग जानते हैं मुझे अच्छे तरह से, इसलिए बोल रहा हूं। सर अभी गौरव वल्लभ राधिका खेड़ा ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये सनातन के विरोधी हैं, ठीक है सर। दुबे जी अभी सर नारद राय भी वही बात कहने लग गए हैं, और अमित शाह से तो खैर मुलाकात भी हो गई, फोटो वायरल हो गई, और उनका ये कहना है कि मैं जय श्री राम भी बोलूं और समाजवादी पार्टी में भी रहूं, ये तो संभव है नहीं। सर ये मतलब एक आदमी गलत ठीक है, दो आदमी गलत ठीक है सर, अब तीन आदमी गलत, सर ये थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर दें आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्लेरिफिकेशन मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। जी सर। राम मंदिर भी गया हूँ, कृष्ण मंदिर भी गया हूँ, सारे मंदिर गया हूँ, सिया राम भी बोलता हूँ, वंदे मातरम भी बोलता हूँ। मुझे तो आज तक मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये बोलो ये मत बोलो, ठीक है ना। अब मैं आपको दूसरी चीज बता दूं, आपका कोई मित्र हो, ठीक है ना, पारिवारिक मित्र हो या वैसा मित्र, बाहर का मित्र हो, जब तक आपके साथ संबंध है तब तक आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बिल्कुल। जिस दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, वो उसी दिन से वो आपकी चुगली चालू मतलब कर देगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात कह रहे हैं, और आप उसकी चालू कर देंगे। ठीक परिस्थिति वो यहाँ पैदा होती है कि भारतीय जनता पार्टी में हमें कैसे अच्छे से अच्छा माना जाए, और हम कितनी जिस पार्टी में थे उसकी बुराई कर पाए, तभी भारतीय जनता पार्टी ये समझेगी कि ये अच्छे हैं। इसलिए आदमी एक नहीं, कोई भी किसी भी पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, उसका ये नेचर बन गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं नहीं समझता हूं कि मैं कहीं दूसरी पार्टी में जाके उनके लिए वो बातचीत बोलूं, मैं जिस पार्टी में था उस पार्टी की मैं बुराई कर पाऊं। क्योंकि तब तक आपका जमीर क्यों नहीं जागा था भाई, जब तक आप उस पार्टी में थे। अवरल भाई काउंटर करना चाह रहे हैं, मंत्री बनते हैं, तब आपका ये जमीर नहीं जगा था, अवरल भाई नहीं जगा था, तब जय सिया राम नहीं जगा था। हाँ अवरल भाई काउंटर करना चाह रहे हैं जी। ये बार बार हो रहा, अनम्यूट कर लीजिए सर फोन, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, शायद म्यूट हो गया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर, बोलिए। जी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते दुबे जी यहाँ मौजूद हैं, तो इन्हें स्पष्ट करना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे के संबंध में ये शांति की बहुत बात करते हैं, ये बहुत ज्ञान देते हैं। दंगे के विषय में कभी नहीं बोलेंगे अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी, मुझे मालूम है अच्छे से। अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आए, मुजफ्फरनगर चलें, वहां के लोग इन्हें स्पष्ट कर देंगे। सत्यपाल मलिक भी कर देंगे सर स्पष्ट। हर जगह जाने को तैयार हैं। सत्यपाल मलिक के साथ जाएंगे सर अवरल भाई? जी अवरल भाई आप ही से पूछ रहा हूं, सत्यपाल मलिक के साथ जाएंगे क्या फिर? नहीं देखिए, सबकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जहां तक लेवल की बात है, सर यही तो कह रहा हूं, चल रहा है उत्तर प्रदेश, राधिका खेड़ा, कोई कुछ भी, गौरव वल्लभ, नारद राय को लेकर तो सर आप कह देते हैं, और जब अपना नंबर आता है तो सर वही होता है, वो जो कहावत एक है अच्छी से आती नहीं है मुझे, वो कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा गम गम ऐसा कुछ करके कहा जाता है ना, ये तो है ही। खैर रतन भाई, अब चूंकि एक और बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि चर्चा के आखिरी मोड़ पर हम लोग हैं, मेरा कहने का मतलब सर ये है कि अब तो चूंकि पहले जो शिकायत थी वो अब नहीं है। पहले दरअसल आपसे जब हम पूछते थे कि आपकी कितनी सीटें आएंगी तो आप बीजेपी की बताते थे, लेकिन हाँ अभी कुछ चेंजेस आए हैं, अब आप कहने लग गए कि हम 300 और 300 के बाहर जा रहे हैं, लेकिन दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही है सर। तो ऐसे में
इस लड़ाई का अंत जो है वो 4 जून को चूंकि होगा, पता चल जाएगा कौन सच है कौन झूठा है और किसके दावे में दम था और कौन क्या कह रहा था। फिलहाल आखिरी चरण है सर, आखिरी चरण को किस तरह से देखते हैं एक विश्लेषक के तौर पर? कांग्रेस के नेता हैं आप, लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर भी सर बता दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट एक ही चीज कहता हूं, पिछले 10 वर्षों में जिस हाँ। प्रकार इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी ने जमकर इस देश की आवाज उठाई, भारत के युवाओं की आवाज उठाई, इस देश हाँ। की बेरोजगारी की आवाज उठाई, महंगाई की आवाज उठाई, हाँ। महिलाओं की समस्याओं की आवाज उठाई, किसानों की बात की, तो पिछले 10 सालों तक पूरे देश की जो निगाहें थी वो इंडिया हाँ। अलायंस के ऊपर थी। हाँ। और उसके बाद आपने देखा कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला आया, अडानी का घोटाला आया, महंगाई आसमान पे थी, प्रधानमंत्री मणिपुर पे खामोश थे, हाँ। जंतर मंतर की महिलाओं पे खामोश थे। हाँ। तो देश का जो मिजाज था हाँ। वह यह समझ रहा था कि देश में चल क्या रहा है। हाँ। हमने जिस व्यक्ति को 2014 सौंपा, 2019 सौंपा, 15 लाख न मिला न सर। 15 रुपया मिला। सुनिए ये- ना अजित जी, 30 सेकेंड। जल्दी उसके से बाद लास्ट जिस प्रकार हमने इंडिया अलायंस बना के मजबूती से चुनाव लड़ा, हाँ। वोट का ध्रुवीकरण बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ। अपने रणनीति के तहत हम लोग बस मैदान में फर्क उतरे इतना थे। आया सर, फर्क इतना आया कि नीतीश कुमार छोड़कर चले गए और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है लेकिन खिलाफ में है, और वो कहती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इतनी सीटें आएंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपके हर प्रत्याशी के खिलाफ खुलकर बोल रही हैं। अब इसे आप सर कैसे क्लियर करेंगे? नहीं, जब आप पूछ रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी हमारे रणनीति का हिस्सा है और नीतीश कुमार जी जो बीजेपी के अरे साथ सर, गए हैं, रतन भाई उनकी ऐसी बातें हमारी देखिए अच्छी रणनीति नहीं का लगती हैं कि ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा है कि पश्चिम बंगाल में एक दूसरे के हम खिलाफ। फाइनल कमेंट की तरफ चलते हैं रतन भाई, समय की कमी है। अवरल भाई, नीतीश कुमार आ जाएंगे इंडिया में। अवरल भाई 30 सेकंड में एक फाइनल कमेंट कर दीजिए चर्चा पर, लास्ट है बिल्कुल, जी। 30 सेकंड। अवरल भाई एक फाइनल कमेंट। अब की बार 400 पार हो रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से निरंतर भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, उससे हाँ। कांग्रेस के लोग घबराए हुए हैं, ठीक इसी है, गठबंधन के लोग ठीक है। घबराए दुबे हुए जी हैं। लास्ट 30 सेकंड फाइनल कमेंट। कमेंट यही है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का पलायन होगा। हाँ ठीक है, आप लोग एक प्रॉमिस करिए कि 4 जून को हमारे साथ बैठेंगे चर्चा में सभी लोग, पक्का? बैठ पाएंगे कि नहीं रतन भाई, पक्की बात है? कंफर्म बैठेंगे, कंफर्म। मिला तो जरूर सरकार बैठेंगे। बनाने के बाद ठीक बैठेंगे। है अवरल भाई, आपका भी इंतजार रहेगा 4 जून को जब हम चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है लड़ाई काशी की है, कश्मकश है और कंफ्यूजन भी है। अब जो असली लड़ाई है वो 1 जून और फाइनल जो परिणाम है, जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा 4 जून को। पता चल जाएगा किसको कितने नंबर मिले और उस नंबर के हिसाब से परसेंटेज माप कर सरकार बन जाएगी। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।